नमस्कार, सत्ता का संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त, इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर बढ़त। झामुमो को 23, कांग्रेस को 15, आरजेडी को 1 सीट। बीजेपी गठबंधन को अब तक 38 सीटों पर बढ़त। बीजेपी को 32, आजसू को 5 और जेडीयू को 1 सीट। और अगली बड़ी ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर काउंटिंग। कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर। बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल को बढ़त। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत आगे। विजयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मेहरोत्रा पीछे चल रहे हैं। तो बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है, राहत भरी खबर कांग्रेस के लिए। बुधनी और विजयपुर सीट पर काउंटिंग, कांग्रेस को राहत भरी खबर। बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल को बढ़त। और सीधे हमारे संवाददाता कांग्रेस कार्यालय से सीधे जुड़ गए हैं संजय डोंगरडिबे। संजय, कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार जो है राजकुमार पटेल को बढ़त दिख रही है, मिलते हुए दिख रही है। बिल्कुल कविता, देखा जाए तो जिस प्रकार से हम बुधनी विधानसभा सीट जो है वो अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण सीट रही, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस सीट से सांसद बन के जो केंद्रीय मंत्री बने उसके बाद ये सीट खाली हुई और उसके बाद अब इसमें विधानसभा चुनाव हुए और वहीं पर अब जिस प्रकार से देख रहे हैं पूर्व सांसद को वहां से बीजेपी ने लड़ाया और जो वहां के राजकुमार पटेल है वहां से काफ़ी समय से विधानसभा की तैयारियां कर रहे थे। इस बार ये जरूर है कि अभी तक की जो बढ़त की बात आ रही है 5,500 वोटों से राजकुमार पटेल को बढ़त मिली हुई है और ये वही क्षेत्र है अभी कहा जा सकता है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है वही क्षेत्र है जिसमें राजकुमार पटेल का अपना सर्वोच्च है, क्योंकि वो वहां पे काफी समय से निवासरत रहे हैं, वहीं पे काम करते रहे, तो उन क्षेत्रों में अभी तक तो कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। वहीं अगर विजयपुर की बात की जाए तो वहीं पे अगर विजयपुर में भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों से भी पीछे नहीं है। जो मंत्री है रामनिवास रावत वो 2,835 वोटों से आगे चल रहे हैं मात्र बीजेपी के, और कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं मुकेश मल्होत्रा। अगर दोनों जो चौथे राउंड तक की बात की जाए तो मुकेश मल्होत्रा को 17,060 वोट मिले हैं और रामनिवास रावत को 19,895 वोट मिले हैं। अगर देखा जाए तो ये वोट की जो गिनती चल रही है अभी इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि 2,835 वोटों से अभी रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संजय, शिवराज के गढ़ में जो है कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि अभी ये पहला रुझान है, स्पष्ट अभी तक कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम समय ही अभी वोटिंग जो स्टार्ट हुई है। क्या कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा क्योंकि शिवराज के गढ़ में? बिल्कुल कविता, देखा जाए तो क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते आ रहे हैं अभी शुरुआती रुझान जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, लेकिन वहां की नाराजगी को देखते हुए भी कहा जाए, लेकिन वहां अगर वोटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा है कि शिवराज जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना वहां पे स्थान रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे जरूर बीजेपी अपने आप का गढ़ मानती रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शुरुआती रुझान में कांग्रेस के जो राजकुमार पटेल है वो आगे हैं, तो कांग्रेस में जरूर खुशी की लहर है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी शुरुआती रुझान में किसी ने भी कुछ कहने से इसको कोताही नहीं बरत रहे हैं और ना बीजेपी इसके बारे में कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि उनका भी कहना है थोड़ा सा समय दीजिए, समय के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो अभी हम ये कह सकते हैं अभी शुरुआती रुझानों में जरूर दोनों को दो विधानसभा सीटों पे दोनों ही के पक्ष में एक एक सीट है। लेकिन अगर कांग्रेस के पल्ले की बात करें तो क्योंकि जो बुधनी विधानसभा सीट है वो अपने आप में काफी बड़ी सीट मानी गई थी, तो उसमें कांग्रेस की बढ़त अपने आप में कांग्रेस के लिए एक उत्साह का माहौल बना देती है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिग्गजों ने पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी थी बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए।
बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक नाक की सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ते थे और वहीं से अब विधायक बनने के बाद उन्हें जो सांसद के लिए उनको टिकट मिला तो सांसद विदिशा से लड़े, तो इसीलिए अब वो सीट खाली हुई थी। तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से कई बार और उनका गढ़ माना जाता रहा है, तो इसीलिए वहां पर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी एड़ी की चोटी का जोड़ वहां पे लगाया था। क्योंकि हम देखते आ रहे थे कविता की कई बार ये कहा जाता था कि बुधनी सीट जो है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चलती है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से टिकट दिया है तो उससे भी कहीं हमें नाराजगी देखने को मिली थी। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें नाराजगी दिखाई थी कि एक के बदले एक देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं को नाराजगी थी कि वही के स्थायी को अगर टिकट देते तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता। तो वही कांग्रेस की बात की जाए तो जो राजकुमार पटेल है वो वहां के मूल निवासी माने जाते हैं, वहीं पे काफी समय से कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर काफी समय से वहां पे वर्क कर रहे थे और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं अभी की जो सीट जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है 5500 वोटों की जो अभी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो जो राजकुमार पटेल का बाहुल क्षेत्र है उसी में ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे तो ये जरूर जानकारी पता चलेगा कि कांग्रेस ने अपने आप में कितना उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी की है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर, रायपुर दक्षिण सीट पर काउंटिंग जारी, शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त, बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आगे, कांग्रेस के आकाश शर्मा पीछे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें आकाश शर्मा पीछे चल रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जो है वो जारी है। शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल रही है, वहीं कांग्रेस के आकाश शर्मा की बात करें, आकाश शर्मा पीछे। तो रायपुर दक्षिण सीट पर काउंटिंग जारी है, शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त, बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आगे, कांग्रेस के आकाश शर्मा पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की बात करें तो वह पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त। तो रायपुर दक्षिण सीट पर काउंटिंग जो है वो जारी है, शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा पीछे चल रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण सीट पर काउंटिंग जो है वो जारी है, शुरुआती रुझान में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त, तो वहीं बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के आकाश शर्मा पीछे। और हमारे साथ डिस्कशन के लिए पैनल भी जुड़ गया है। गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और वहीं प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल, धनंजय जी, सुनील सोनी बीजेपी प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आए हुए हैं उससे अभी परिणाम की घोषणा समझना या परिणाम मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि 14 राउंड से अधिक गिनती होनी है और अभी बैलेट पेपर की गिनती हुई है और जो पोस्टल जो बैलेट है उसकी गिनती हुई है, और मुझे लगता है कि अभी ईवीएम की गिनती शुरू हुई है। तो 1 राउंड 2 राउंड की गिनती में ही निश्चित तौर पर सुनील सोनी जी आगे चल रहे, लेकिन पूरा भरोसा है क्योंकि अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग पार्टियों का प्रभाव रहता है, मतदाताओं का प्रभाव रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 11 बजे के आसपास जब मतगणना जो है आधा हो जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बढ़त बनाए हुए दिखेंगे।
बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण साहू जी भी है। प्रवीण साहू जी, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने घर से निकलकर भाजपा को वोट दिया। और निश्चित रूप से देखिए, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय धनंजय भाई की मजबूरी है कि वो कहेंगे कि भाई आगे रुझान उनको मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो भी जानते हैं अंदर से कि भाई जैसे जैसे मतपेटियां के मतदान जो खुल रहे हैं, निश्चित रूप से सारे वोट भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। और जैसे जैसे राउंड्स बढ़ रहे हैं, भाजपा की लीड वर्तमान के साथ साथ भविष्य में आगे बढ़ते जाएगी। वर्तमान में लगभग 5 हजार की लीड है। आप देखेंगे कि 12, 1 बजे, 2 बजे ये लीड लगभग 30 से 40 हजार की हो जाएगी, क्योंकि जनता जानती है कि रायपुर हो चाहे प्रदेश हो, विकास का काम करने वाला कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। उसी पार्टी के कद्दावर प्रत्याशी आदरणीय सुनील सोनी जी हैं, जिनको निश्चित रूप से जनता ने पहले पार्षद बनाया था, फिर महापौर और सांसद। तो इतने बड़े बड़े दायित्व पर रहकर जनता के विकास के बहुत सारे काम किए, अभूतपूर्व उनका कार्यकाल रहा है। इसलिए उनके कार्यों की पुनरावृत्ति के लिए, प्रामाणिकता के लिए दक्षिण की जनता फिर से उनको विधायक के रूप में चुनने वाली है। इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता तो है, लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी की व्यवस्था देखिए, लगातार कह रहे थे कि अच्छा चुनाव हो रहा है, लेकिन कल उनका बयान देखिएगा, आप कहते हैं कि ईवीएम हैक होने वाला है। जिस पार्टी ने यहां पर विधानसभा के चुनाव के परिणाम में 18 में 68 सीटें पाई थी, उपचुनाव जीतकर 71 जिनके पास सीटें थे वो ईवीएम से जीते थे, आज वो कह रहे कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट है। जब में जाता है तो कहते हैं कि ईवीएम में कोई दोष नहीं है, और जब परिणाम इनके विपक्ष में जा रहा है, इनके प्रतिकूल जा रहा है, तो ये अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर दोष को मढ़ रहे हैं। और आप शाम को देखेंगे निश्चित रूप से सारी की सारी पार्टी, चाहे कांग्रेस की या इस प्रदेश की बात करूं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करूं, और यहां तक वायनाड की जनता को भी कहेंगे कि भाई ईवीएम हैक हो गया। क्योंकि प्रदेश की बात करूं तो पूरा आला कमान तो यह केवल वायनाड के पर निर्भर था कि वहां किस प्रकार प्रियंका गांधी वाड्रा जी को जिताए। और जनता तो ये कह रही है भाई, राहुल गांधी जी को आपने अवसर दे दिया, प्रियंका गांधी जी को अवसर दे दिया, अरे रॉबर्ट वाड्रा जी को क्यों छोड़े? परिवारवाद वाली पार्टी तो आप है ही, उनको भी बता देते। और जनता के देखिए हित में कोई काम तो कभी किए नहीं पिछले 5 साल पर। अभूतपूर्व बहुमत जनता ने दिया, स्पष्ट बहुमत दिया, लेकिन केवल भ्रष्टाचार में ही ये संलिप्त थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर मैं टैगलाइन कहूं तो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार इनका टैगलाइन था। केवल जनता का शोषण करना, अत्याचार करना पिछले 5 साल में जनता ने देखा। इसलिए सरकार को बदलकर भाजपा की जन कल्याणकारी काम करने वाली पार्टी को उन्होंने अवसर दिया है। और 11 महीने में जो काम हमारी सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व है। उसी कार्य की प्रामाणिकता आज के वोटों में आपको देखने को मिल रही है, और बहुत बड़े मार्जिन से आदरणीय सुनील सोनी जी इस चुनाव को जीतने वाले हैं। ठीक है, गंगेश द्विवेदी जी, दोनों ही जो पार्टी के प्रत्याशी हैं आश्वस्त हैं जीत के लिए। हालांकि यदि बात करें बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, वो उपचुनाव में सामान्यतः जो सत्ता रहती है उसी की जीत होती है सामान्य रूप से, ऐसा हमेशा परसेप्शन रहा है और परिणाम भी आते रहे हैं। दूसरी बात, बृजमोहन अग्रवाल का वो गढ़ है दक्षिण, रायपुर दक्षिण। अब दोनों ही, अब भाजपा और कांग्रेस में कैंडिडेट में आए तो दोनों में ही कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। जैसे सुनील सोनी वेल नोन चेहरा है, महापौर रहे, सभापति रहे नगर निगम में, शहर की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, फिर सांसद बने। सांसद बनने के बाद वापस अभी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश शर्मा एकदम फ्रेश चेहरा है। कांग्रेस में एक कहना चाहिए कहीं नहीं विडंबना है, कांग्रेस ने कभी लगातार एक चेहरा नहीं उतारा, मतलब किसी को दोबारा संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला। तो एक ये कांग्रेस की तरफ से ड्रॉबैक है कि हर बार एक नया चेहरा उतारते हैं, तो एकदम से इमेज बनाने में और इतने कद्दावर नेता के क्षेत्र में अपने आप को स्टेब्लिश करना कठिन काम होता है। तो उसका शुरुआती रुझान जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर इसीलिए पक्ष में दिख रहा है। और लेकिन यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एकजुटता वहां दिखाई है और जिस तरह से वहां ताकत झोंक कर काम हुआ है कांग्रेस की तरफ से, उसमें ये जीत और हार की बात तो अलग है, लेकिन लीड कम होगी इस बात को लेकर माना जा रहा है कि एक संकट आकाश शर्मा के साथ ये भी था कि एकदम नया चेहरा है, युवा कांग्रेसी है, तो बहुत उसके चेहरे की पहचान को लेकर भी संकट था, जो सुनील सोनी के साथ नहीं था। लेकिन सुनील सोनी के साथ ड्रॉबैक ये था कि पिछले 5 साल में उनके कार्यकाल को काफी निष्क्रिय कार्यकाल माना जाता है। आम जनता ही बोल रही थी, हम मीडिया के लोगों ने भी सर्वे किया वहां पे, तो ये बात आ रही थी कि आकाश शर्मा सक्रिय है, तो वही सुनील सोनी वेल नोन चेहरा होने के बावजूद भी उनपे निष्क्रियता का आरोप है। और एक परसेप्शन और था कि एक ही बार क्यों वही व्यक्ति, मतलब ये माना जाता है कि सुनील सोनी उनके बहुत करीबी व्यक्ति हैं,
ब्रिजमोहन अग्रवाल के, तो ब्रिजमोहन अग्रवाल के समर्थन से उनको टिकट मिलती। ब्रिजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है, उनके समर्थन से उनको टिकट अक्सर मिलती रही है। महापौर टिकट भी उनको इसी तरह से मिली और सांसद की टिकट भी सांसद, अब ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद बन गया तो वापस विधायक के लिए उनको लाया गया। तो थोड़ा सा कद के हिसाब से अगर देखा जाए, सांसद बनने के बाद विधायक का चुनाव लड़ना आमतौर पर ये माना जाता है कहीं ना कहीं आप नीचे आ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी। और दूसरी बात, और भी बहुत सारे उस क्षेत्र में दावेदार हैं, तो उन दावेदारों में असंतोष रहा है बिल्कुल। उसका नुकसान जो है इसलिए वोटिंग परसेंटेज पे हुआ होगा, कहीं उसका वोटिंग परसेंटेज पे भी असर पड़ा। द्विवेदी जी, लेकर भाजपा के अंदर भी असंतोष था, तो कुल मिला के जी वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम हुआ। उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है नीचे। तो जो परिणाम पिछले उसमें आए 69,000 वोट से ब्रिजमोहन अग्रवाल जीते थे, उनको 34 साल से अजय गढ़ रहा है वो क्षेत्र। अब इस बार ये माना जा रहा है कि अगर लीड भी कम कर देते हैं आकाश शर्मा, तो ये आकाश शर्मा की जीत होगी। ठीक है जी। धनंजय जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कि जो हार का ठीक रहा है, आप लोग ईवीएम पे फोड़ देते हो हमेशा। देखिए कविता जी, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की सोच में बड़ा तरस आता है। मुझे वो इनके भाजपा को नेता याद आते हैं पीवीएल नरसिम्हन जी, जो ईवीएम के हैकिंग पर पूरे पुस्तक लिख दिए थे और बहुत जोर शोर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुस्तक का विमोचन किए थे। आज सरकार में है और सरकार में रहते कितनी इन्होंने गड़बड़ियां की हैं सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, और जब हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग को पीड़ा नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है। क्योंकि जादूगर की जीत का जो है, बोलते ना जादूगर की जान तोते में है, वैसी भाजपा का जीत कहीं न कहीं ईवीएम पे भरोसे पर है। हरियाणा हमने देखा है 99% बैटरी जहां पर होती है वहां भाजपा जीत जाती है। तो ये चीजें साफ है। और हमने तो अपने घोषणा पत्र में लोकसभा में कहा था कि हम चुनाव ईवीएम से कराएंगे, लेकिन साथ में वीवीपैट की पर्ची की भी हम गिनती करवाएंगे, क्योंकि जनता का मत है और सबसे बहुमूल्य मत होता है और वो देश और राज्य के भविष्य तय करता है। पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ईवीएम पे भरोसा है तो इनकी केंद्र में सरकार है, ये ईवीएम की पर्ची की गिनती की घोषणा क्यों नहीं करते? किस बात का इनको डर सताता है? क्या इनकी चोरी पकड़ी जाएगी या 99% बैटरी का खेल सामने आ जाएगा? हम आज फिर दावे के साथ कह रहे हैं, हम चुनाव ईएमसी कराएंगे। अगर अवसर हमको मिलेगा तो हम वीवीपैट की गिनती पर्ची में करवाएंगे, ये हमारे काम। ठीक है, पुस्तक लिखा था ईवीएम के हैकिंग पर। यहाँ पे अगर ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं तो ये बोल दे कि पीवीएल नरसिम्हा ने फ्रॉड पुस्तक लिखा था, गलत पुस्तक लिखा था, उनकी सोच गलत थी, बोल दीजिए। अभी बीजेपी तो ये भी कहती है हो जाएगा। जी, जब कांग्रेस जीतती है तब आप लोग क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठाते हैं? जीतते भी तो हैं आप लोग, तब क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया, बहुत बढ़िया सवाल अपनाया। हम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, हम राजस्थान में चुनाव जीते, हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते। आप देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हम यहाँ पे निकाय के चुनाव को बैलेट पेपर से करवाते। बोल दीजिए भारतीय जनता पार्टी बोले ना भाई कि ईवीएम के साथ जो कांग्रेस पार्टी बैलेट वीवीपैट मशीन की पर्ची गिनने की बात करती है, हम उसका समर्थन करते हैं। इनको कोई डर नहीं है। तो ठीक है, दूसरी बात, पीवीएल नरसिम्हा ने जो पुस्तक लिखा था ईवीएम के हैकिंग पर, तो क्या ये बोल सकते हैं कि परसिम्हा ने गलत पुस्तक लिखा था, फ्रॉड पुस्तक लिखा था? क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल के फेस का फायदा जो है सुनील सोनी को मिलेगा? देखिए, आदरणीय ब्रिजमोहन जी इस प्रदेश के सर्वमान्य नेताओं में से एक हैं और उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सुनील सोनी जी को जिताते रायपुर दक्षिण से तो इस क्षेत्र को एक नहीं बल्कि 2 विधायक मिलेंगे। उनका एक उदार व्यक्तित्व है और लगातार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। भाजपा का संगठन लगातार सबके साथ काम करता रहा और निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ पहले भी मिलता था, आगे भी मिलता रहेगा। भाई उस क्षेत्र के वो लगातार 8 बार जो है निर्वाचित विधायक है, तो निश्चित रूप से उनके लाभ का पार्ट जो है लाभ उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा और जनता को निश्चित रूप से इनके काम का अनुभव तो पहले भी था, आगे भी होता रहेगा। सुनील सोनी जी उनके बहुत घनिष्ठ मित्रों में से हैं, तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक जोड़ी रहेगी और इस क्षेत्र को आज 2 विधायक मिलने वाला है। रही बात देखिए कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय का, भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जब 18 में आपकी 68 सीटें आई थी तब आपको भी कह देना चाहिए हम इस चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं करते, तब बड़े सहर्षता से कह रहे थे कि 68 सीटें हमने अपने बलबूते प्राप्त की। जब आप हारते हैं तब आप आकलन ये नहीं करते कि आपके हार के कारण क्या थे,
उल्टा ईवीएम को दोष देते हैं। आज देखिए भीम, गलत था। सुन लीजिए आदरणीय धनंजय जी की मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आज देखिए मैं तो बोला सही व्यक्ति वही होता है जो अपने हार और जीत को समान रूप से देखे, और यदि हारे तो आकलन करे कि क्यों हारा है। आपको आकलन करना चाहिए कि आप क्यों हारे हैं। 8 बार से रायपुर दक्षिण से आप हार रहे हैं, आज तक उसका सही आकलन नहीं किए। सही आकलन किए होते तो आज तक आपको परिणाम देखने मिलती। मैं पूछता हूं, हिमाचल में आपकी सरकार है, बोलिए ये महकता जब आपकी कांग्रेस सरकार यहां पर आई थी तब बोलिए, तब आपकी ईवीएम महक थी, बोलिए आप, जब कर्नाटक में सत्ता प्राप्त की थी तब बोलिए ईवीएम महक। जहां जहां सत्ता प्राप्त करेंगे तब ईवीएम सही हो जाता है। चुनाव आयोग ने तो खुली चुनौती दी थी, स्वीकार क्यों नहीं किए? चुनाव आयोग ने क्या कहा था बताइए? चुनाव आयोग ने बार बार कहा जिसको जो प्रूफ करना है खुला चीज देते हुए कहा था कि आके साबित कर दीजिए। तब आपके पार्टी के एक नेता में साहस नहीं था कि चुनाव आयोग के पास है कि आपके जो दावे खोखले हैं, यथार्थ दूर है। रुक जाइए आप, धनंजय जी रुक जाइए। मैं फिर से इनको चुनौती देता हूं, यदि कोई भी आपके में साहस है तो जाइए चुनाव आयोग के पास, जाइए आप, लेकिन ये वहां पर जाएंगे नहीं। करना नहीं है, जनता को गुमराह करना है। जनता बहुत समझदार है। बोलो और देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उस जनता के जनादेश का अपमान करना निश्चित रूप से जनता के जनादेश का अपमान करना है। बार बार आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। फ्रॉड तो आपकी पार्टी है, जीत गए ईवीएम अच्छा, और बोलिए और हार गए तो बोलते यही आपकी विचारधारा है, यही आपकी विचारधारा है। अरे ईवीएम को आप कब तक दोष देते रहेंगे? आकलन तो करिए, आकलन तो करिए। अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ, अरे मैं चुनौती दे रहा हूँ कि यदि ईवीएम है तो जाइए चुनाव आयोग के पास। एक नहीं 10 बार आपको चुनौती दी है। अरे पार्टी के किसी एक नेता के पास है तो जाइए प्रमाणित करिए, प्रमाणित करिए उसको। धनंजय जी रुक जाइए आप, और आप भी रुक जाइए प्रवीण जी। जी गंगेश द्विवेदी जी, सवाल आपसे है कि क्या ब्रिजमोहन, माफ कीजिएगा, सुनील सोनी के सामने आकाश शर्मा है जो कांग्रेस प्रत्याशी है, क्या वो कमजोर चेहरा है? क्योंकि ऐसा वहां की जनता ने भी कहा है। मैंने पहले पिछली बार मैंने वो इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से एक जो ड्रॉबैक रहा है कि कांग्रेस हमेशा हर बार नया प्रयोग करती है, वहां पे लगातार हर बार नया चेहरा उतरता है, एक चेहरे को दोबारा मौका नहीं मिलता है। देख अगर सामने कद्दावर नेता है उसके सामने अगर आपको स्टैंड होना तो लगातार आपके जो भी कार्यकर्ता है उनको मौका, या जो कैंडिडेट बन रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उस क्षेत्र पर फोकस करके 5 साल तक मेहनत करें। आप 1 महीने 2 महीने की मेहनत से ऐसा परिणाम, अच्छा परिणाम पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। इसके पहले देखिए, अगर पिछला इतिहास देखें, रिकॉर्ड उठा के देखें, इसके पहले कन्हैया अग्रवाल चुनाव लड़े थे, वो लड़े, उनका काफी कुछ ठीक था। और जस्ट पिछले जब 2018 की बात कर रहा हूँ, उसका जब अभी चुनाव हुआ 2023 में, तो उसमें महंत रामचंद्र दास को अचानक वो जागीर चापा में तैयारी कर रहे थे और उनको यहाँ लाके उतार दिया मैदान में, और बिना स्वाभाविक तौर पर एक कद्दावर तक सामने बगैर तैयारी कर कोई उम्मीदवार उतरेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम यही आया कि 69,000 वोट से लीड जो है लगातार ब्रिजमोहन की बढ़ती चली गई। 17,000 वोट से चालू हुई, फिर 35, फिर आज 69,000। तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कांग्रेस की, अब इंटरनल पॉलिसी तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन ये आमतौर पर देखा जा रहा है कि अगर वहां पे किसी एक मजबूत चेहरे को वहां खड़े करके आगे बढ़ाया जाता, स्वाभाविक रूप से अगर जीत हार की बात तो अलग है, लेकिन लीड इतनी बड़ी नहीं होती जितनी पिछले बार के चुनाव का परिणाम आया है। आकाश के मामले में भी यही, आकाश एकदम फ्रेश चेहरा है जी, उसके सामने बहुत सारी जगहों पे पहचान का भी संकट है। जिस तरह से वेल नोन चेहरा है सुनील सोनी का, लंबे समय से राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ज्यादा जनता पहचानती नहीं है आकाश शर्मा को। वहीं आकाश जो है यूथ कांग्रेस का चेहरा है जी, तो बहुत सारे लोग उनको पहचानते नहीं थे, ये एक बड़ा संकट था ना। लेकिन यह है कि इसका एक प्लस ये भी होता है कि फ्रेश चेहरे को कई बार अच्छे वोट भी पड़ जाते हैं, तो उम्मीद है कि इस बार आकाश को अच्छा वोट पड़ा होगा और कांग्रेस ने मेहनत की है एकजुट होके, तो हो सकता है इस पे कुछ फायदा उसको मिले। जी ठीक है। धनंजय जी कुछ कह रहे थे आप? धनंजय जी आपसे सवाल है, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि जब कांग्रेस पार्टी इस देश की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए, जो डकैत बैठे हैं ऊपर में उनसे बचाने के लिए
जब हम ईवीएम के साथ जब वीवीपैट गिनती की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है, क्योंकि चलो हम ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो अब कह रहे हैं ना ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्ची की गिनती होनी चाहिए और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी बैटरी है जो 99% चार्ज हो जाता है काम करने के बाद। लेकिन धनंजय जी सवाल ये भी है ना कि जब कांग्रेस जीतती है तब आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? रिमोट में बैटरी काम आ जाए, किसी के इसमें काम आ जाए। धनंजय जी जब कांग्रेस जीतती है तब आप लोग क्यों नहीं सवाल मैंने उठाते कहा ना हैं? हम छत्तीसगढ़ चुनाव जीते, हम राजस्थान, सुनिए ना, मैंने कहा ना हम छत्तीसगढ़ चुनाव जीते, हम राजस्थान चुनाव जीते, हम मध्य प्रदेश चुनाव जीते, तब भी हमने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने नब्बे लेकिन जीते तो उस समय सवाल उठाना चाहिए ना। मैं तुझे पूछता हूँ क्या इस बार वीएम अरे हम तो उठा रहे ना, हम जितने बात उठा रहे हैं बीजेपी जीत जाती है तो आप लोग ईवीएम में गड़बड़ी बोल देते तब भी हमने हैं, सवाल कांग्रेस उठाया जीत था। जाती है तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। सुने ना कविता जी, मैं शायद मेरी बात अब तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कह रहा हूँ हम छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, सरकार बनाए, तब भी हमने ईवीएम पे चुनाव सवाल उठाया था कि ईवीएम जो विश्वसनीय नहीं है। हम राजस्थान में जीते तब भी हमने यही सवाल उठाया था, हम मध्य प्रदेश में जीते तब भी हमने सवाल उठाया था, इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ बैलेट से चुनाव करवाए ना। और लोकसभा चुनाव में हमने घोषणा पत्र में स्थान दिया। लेकिन जीते तो ईवीएम से ही ना धनंजय जी, चुनाव होगा, जीत तो आप लोग की ईवीएम से ही हुई, की पर्ची को गिनती किया जाएगा। जी जीत तो आप लोगों की ईवीएम से ही हुई ना। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप सवाल क्यों नहीं उठाते? जी हम सुनिए, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने मेरे से 2 सवाल पूछा, ईवीएम से जीतते हो तो क्यों सवाल नहीं उठाते? मैंने कहा हम छत्तीसगढ़ में थे तब भी सवाल उठाए, नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से करवाए, लोकसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में स्थान दिया कि वीवीपैट के पर्ची की गिनती कराएंगे हम सरकार में आएंगे तो। भाई भाजपा को डर किस बात का है? अगर इनको जीत के इतना ही घमंड है, इतना ही अहंकार है, तो भाई वीवीपैट की पर्ची गिनती करने की घोषणा करते नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको पता है कि जादूगर की जान तोते में है। भाई मैं बोलता हूं ना, हम तो चलो ईवीएम के साथ खड़े हुए हैं, वीवीपैट की पर्ची की बात कर रहे हैं, क्यों घोषणा नहीं करते? किस बात का डर सता रहा है? क्यों ऐसा भय सता रहा है इनको? क्योंकि डकैती बंद हो जाएगी और 99% बैटरी, मैं तो कह रहा हूं हमारे मीडिया के साथियों को भी मिल जाना चाहिए ताकि उनको बार बार बैटरी चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाए। आपके घर में भी वो 99% बैटरी का फार्मूला आ जाए ताकि एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट या बैटरी चलने वाले जो अन्य सामान है उसमें बैटरी झंझटी ना रहे। तो बताना चाहिए निर्वाचन आयोग को। ठीक है, अगर धनंजय जी अगर आज आकाश जीत जाते हैं तो आप क्या कहेंगे ईवीएम की गड़बड़ी?